आज मेरे साथ एक मेरे अजीज़ दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री मुंबई से हासिल की थी और उसके बाद स्कॉटलैंड गए पढ़ने के लिए और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप होके आए हैं। अभी फ़िलहाल आपका बिज़नेस अमेरिका में है, तो मैंने सोचा आपसे बात करें और आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। आपका क्या कंसेप्ट है, आपको क्या लगता है जो गॉड है? जैसे दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, पुराने रिलीजन हैं, नए रिलीजन हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक पावर है, फोर्स है, ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल गॉड। वो उसकी पूजा करते हैं और उसके सामने झुकते हैं और उनको पर्पस ऑफ लाइफ उससे मिलता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में आपका कंसेप्ट क्या है? शुरू में भाई मेरा नाम विवेक है जी, ये बताना भूल गए। थैंक यू। गॉड एक ऑल पावरफुल ऑल नोइंग जो कैरेक्टर हमें बताया गया है जी, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? ये क्वेश्चन लोग जब से यूनिवर्स बना है, जब से इंसान का दिमाग बना है या कॉन्शियसनेस रहा है, तब से इस बात को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, मुझे नहीं लगता है ये कहीं पहुंचे हैं। ओके, जितने भी रिलीजन बने हैं इन्होंने अपने ही एक कॉन्सेप्ट बनाए हैं और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया है कि ये बिलीफ है मेरा। ओके, तो गॉड जो है वो एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम है। ओके, क्या वो रियलिटी में है क्या नहीं है, इसके बहुत सारे तर्क हैं, कुतर्क हैं, कोई प्रो में रहता है, कोई अगेंस्ट में रहता है। ठीक ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च है ये कहीं तक पहुंची नहीं है। ओके, हाँ, पर इस रिसर्च को चेज करते करते साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें इजाद करी हैं जो हम इंसान यूज करते हैं और इसी क्वेश्चन के पीछे भाग भाग के उन्होंने इन सब चीजों का इजाद किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन हम सबके लिए वाजिब है? मुझे लगता है ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, कि आप गॉड समझते हैं है, जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है नहीं है। इससे मुझे लगता है कि हमारा एज अ इंसान का एग्जिस्टेंस का होना इससे कोई लेना देना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हम आए हैं, हम मॉर्टल हैं, हम मरेंगे और ये एक लाइफ है जो हम जी के जाएंगे। और मुझे लगता है शायद ये क्या है, ये एक आप समझते हैं कि ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है या एक ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है? अब तो ये फिलोसफिकल क्वेश्चन बन के है। देखो पहले भी था। शुरू में ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, हमेशा से ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ही रहा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के आने से ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन भी है। अच्छा, आप ये समझते हैं? हाँ, और ये साइंटिस्ट का काम ही होता है हाइपोथेसिस बनाना ठीक, और उस हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाना, चेज करना, उसको पेपर में कन्वर्ट करना, उसको फैक्ट्स में कन्वर्ट करना जी, और उस थीसिस को आगे ले जाना। या तो वो सही निकलेगा या गलत निकलेगा, निकलेगा। दो ही बाइनरी ऑप्शन होते हैं। जी जी, तो ये साइंटिफिक क्वेश्चन भी है, साइंस इसके पीछे काम कर रहा है। अच्छा, हिग्स बोसॉन है, मगर पूरा ये- क्वांटम फिजिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स की ही बात कर रहा है। लेकिन एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव में, वेज में, मेथड में जाके जानना। दूसरा है कि जैसे कि लोग बहुत सारे हैं वो कहते हैं कि जैसे कि यहाँ डिजाइन है तो डिजाइनर होना चाहिए। यहाँ पे हम पर्पस ऑफ लाइफ हमें मिलता है क्योंकि हम जब खुदा को पूछते हैं मरने के बाद एक और जिंदगी हमें मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो मरने के बाद वो समझते हैं कि वो चीजें पूरी हो जाएंगी। वो ये तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस है। अच्छा, ग्रीड, ओके, ये ग्रीड है। हमको लगता है कि ये लाइफ में हमको सिर्फ सफरिंग है, तो फिर हमको आगे कुछ और मिलेगा, तो वो ग्रीड है। लेकिन ये फिलोसॉफिकल इमोशंस हैं, इसका कोई साइंटिफिक उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा ने ये चीजें जानबूझ के रखी हो टेस्ट के लिए? देखो, एग्जाम तुम के जहां लिए? तुम बोलते हो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हाइपोथेसिस होती है, ओके, फैक्ट्स नहीं है। ओके, ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, लेकिन क्या हमें पता है इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है? हमको अभी तक नहीं पता है। नहीं पता। रैशनली अगर हम इसको इलेबोरेट करने जाएंगे तो हमें नहीं पता है। हाँ, फिलोसॉफिकली हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, फिलोसॉफिकली तो हम पोइट्री भी लिख देते हैं, फिलोसॉफिकली तो हम पेंटिंग भी कर देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है ये फॉलिसिफाइबल और अनफॉलिसिफाइबल जो फिलॉसफी में होता है। जैसे मैं आपको कहूँ, एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा
वाटरफॉल है, तो वो जाके हम वहाँ पे जाके पता लगा सकते हैं कि वाटरफॉल है या नहीं है। हाँ। वो फॉल्सिफाइबल है। हाँ। लेकिन गॉड का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अभी तक जो बताया, मैंने जो समझा, मुझे करेक्ट करना, कि ये अनफॉल्सिफाइबल है, इसको हम फॉल्सिफाई कर भी नहीं सकते। अभी तक नहीं कर पाए। अभी तक नहीं कर पाए। अब साइंटिस्ट हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो लोग हिग्स बोसॉन पार्टिकल को गॉड्स पार्टिकल बोलते हैं। मगर वो हिग्स बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं, ये आपने नाम दिया पर ये नाम गॉड दिया पार्टिकल है नहीं। नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। जी। लेकिन नाम भी उन्होंने एक जो भी है उन्होंने एक गॉड्स पार्टिकल नाम दे दिया। ओके। तो वो इसलिए दे दिया क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है उसको चेज करने के लिए ये लोग चेज कर रहे हैं। ये फॉल्सिफाइबल है या नहीं है ये अभी तक हमको नहीं पता है। सो इसके पीछे हम जो साइंटिस्ट हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन उस चीजों को फिगर आउट करते करते हमने बहुत सारी चीजें इजाद भी कर ली। और ये अच्छी चीज है कि इसको साइंटिस्ट ने चेज किया ताकि हमारे पास इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं। लेकिन क्या ये नॉर्मल इंसान के लिए जरूरी है जानना? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। नॉर्मल इंसान को खुदा से कोई लेना देना है या नहीं है इसका कोई कंपल्शन नहीं है। नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ है कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसको इंडिविजुअल लेवल पे ये सर्च जारी रखनी चाहिए कि इन सर्च ऑफ गॉड ट्रुथ क्या है, क्योंकि जब वो अपने गॉड को, क्रिएटर को जानेगा, उसकी इबादत करेगा, तो वो उसको रिवार्ड या उसको जन्नत में लेके जाएगा, या फिर वो जब गॉड को जानेगा उसकी वो जिंदगी को वो पर्पस मिलेगा, वो ब्यूटी उसको वो फिर एक्सपीरियंस कर पाएगा। सो ये एक सिर्फ फिलॉसफी है जो कि क्रिएट की गई है, जो रिलीजन्स ने क्रिएट की है, और इस फिलॉसफी के थ्रू वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सर्च ऑफ ट्रुथ, ये ट्रुथ इतना बड़ा है कि आप जिंदगी भर सर्च भी करते रहोगे तो भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आपको अपने हिसाब का आंसर मिल जाएगा, और हो सकता है वो आपके हिसाब का आंसर आपको उस जीवन को जीने के लिए पर्पस दे दे। पर मुझे लगता है कि जीवन का पर्पस आप नॉर्मल चीजों से भी निकाल सकते हो। आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि मुझे सुपर पावर का ही दोस्त बनना है तो ही मेरे जीवन में पर्पस आएगा। अगर आपको नॉर्मल लाइफ जो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, इस एग्जिस्टेंस को अगर आपको पर्पस देना है तो आप बहुत सारे पर्पस क्रिएट कर सकते हो। सुपर पावर का पर्पस होना ना होना कोई कंपलसरी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे पीके में भी वो सवाल एक होता है कि अगर आप गॉड का जो कंसेप्ट है वो भी अगर छीन लोगे एक आम इंसान से, एक इंसान गरीबी में जीता है, वो तड़फता है, वो पेन में होता है, तो उसके पास ना कोई दोस्त होता है, ना सोशल सिस्टम हमारा वैसा बना हुआ है कंट्री का, तो उस समय उसको सहारा खुदा ही देता है। तो वो कहता है कि खुदा आज नहीं तो कल खुदा, भगवान, क्रिएटर वो जरूर मुझे एक नई जिंदगी देगा। इसको होप बोलते हैं। उसको हाँ, वो उस होप को लेके आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी में। तो वर्क तो करती है ना ये चीज किसी ना किसी तरीके से। नहीं, आप को ये जरूरी नहीं। वापस वही हो गया कि हम सुपर पावर की होप से ही हम आगे बढ़ेंगे, या हम नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उसमें से हम बहुत सारे होप क्रिएट कर सकते हैं। ओके समझ गया। जैसे अगर हमको आज हम इंडिया में बैठे हैं, अगर हमको अमेरिका में जाके गोल्डन गेट देखना है तो वो हमारे लिए एक होप है। हम ऐसे हजारों करोड़ों होप क्रिएट कर सकते हैं और उस होप को हम जी भी सकते हैं। तो ये होप बोलना कि हम सुपर पावर के बाजू में ही बैठ के हमको होप आएगा तो वो जरूरी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमको ये बात जानना जरूरी है कि हम साइकोलॉजिकली इंसान इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि हम मरेंगे। हमको बचपन से ये बताया गया है कि बताया नहीं गया, हमको बचपन से ये लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है, हम इमॉर्टल हैं। सही। और हम कभी डेथ को अपने आंखों के सामने देखते ही नहीं है। तो इसीलिए हम उस डेथ से डरने लगते हैं। हमको लगता है कि हमारी आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। तो इसीलिए हम इस सुपर पावर वाले क्वेश्चन को चेज करने लगते हैं और उसके बाद लेकिन हम अपनी हाइपोथेसिस बना के उसको ही हम एंजॉय करने लगते हैं। इसी के चक्कर में इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे कल्ट बन जाते हैं क्योंकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अच्छा, जो इतने सारे लोग जिन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस किया, जैसे बुद्ध का एक्सपीरियंस है, एक अपना कृष्ण का अपना है, राम का है, यहाँ पे अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन में मोसेस जिसे कहा जाता है, मूसा,
प्रॉफिट मोहम्मद जिसे कहते हैं, वो इनका अपना एक्सपीरियंस है। तो आप इनके एक्सपीरियंस को कैसे लेते हैं, मतलब ये क्या था? ये तो वही हो गया कि मैं वाइन पी रहा हूँ, आप वोडका पियोगे। ओके। आप हमारा एक्सपीरियंस कभी ना कभी हो सकता है मैच भी हो जाए, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो उनके ब्रेन की क्रिएशन है। कोई जरूरी नहीं है कि इनको कोई सुपर पावर ने कुछ दिया है। और वही चोजन वन कैसे हो गए, अच्छा क्यों हो गए, ये क्वेश्चंस मायने रखते हैं। ओके। अच्छा, फिलोसॉफिकली मेरे हिसाब से, पर प्रैक्टिकली ये कुछ भी प्रूवन नहीं है। ओके। तो अच्छा, आपको जैसे फिर से हम वापस जाते हैं कि जैसे बिग बैंग हुआ, ओके, टाइम स्पेस एनर्जी सब चीज़ें बोलते हैं कि बाद में बनी, मैनिफेस्ट हुई या क्रिएट हुई। सो उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये सब किसी जगह पे इनकी शुरुआत हुई। तो अगर इनकी शुरुआत हुई तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके पीछे एक फंडामेंटल स्टफ, कोई रियलिटी, कोई गॉड होना चाहिए? हाँ। जो इसको स्टार्ट करे, शुरू होने के लिए कुछ होना चाहिए पीछे। हाँ, आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। जब भी आप बोलोगे कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता, लगता का मतलब हो गया कि आप एक स्पेस छोड़ रहे हो इस चीज के लिए कि हमें पता नहीं है। ओके। तो मुझे लगता है कि हमें पता नहीं है एक अच्छा स्पेस है जो कि ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक है। ओके। आप सच अगर बोलना चाह रहे हो तो सच यही है कि आपको नहीं पता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मुझे एग्जैक्टली पता है, और कभी आप ये नहीं एग्जैक्टली पता है तो आप बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है। अगर आपको रैशनली प्रूफ करने बोला जाएगा कि प्रूफ करो कि ये नहीं है, तो भी आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपको बोलो कि प्रूफ करो कि ये है, तो भी नहीं कर पाओगे। फिलोसॉफिकली आप आर्ग्यूमेंट करके कुछ भी कर सकते हो। वो सिर्फ बात नहीं है आपके नजदीक। हाँ। वो एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फिलोसॉफिकल वो डिबेट हो सकती है, मगर उसके पीछे वो साइंटिफिक जो रैशनल नहीं है, अभी तक नहीं आया। अभी तक वो उस तरीके से आप नहीं समझते। नहीं, अभी तक नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं एंड में कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये काम मुझे लगता है कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों का नहीं है। ये जो साइंटिफिक लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो ही इस चीज को कैलकुलेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो मुझे लगता है कि वो इस चीज के लिए इक्विप्ड हैं कि इसको रैशनली क्या वो प्रूव कर पाएंगे या नहीं, वो उनके ऊपर है। मगर साइंस का वो डोमेन नहीं है। साइंस जो है वो टाइम स्पेस एनर्जी मैटर से डील करती है। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स साइंस का डोमेन है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स, हाउ इट फंक्शंस। अब हाउ इट फंक्शंस का जो आंसर आएगा वो या तो उसको प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा। दो ही पॉसिबिलिटी, दो ही बाइनरी पॉसिबिलिटी है। तो वो आंसर आपको मिल जाएगा उसमें। अभी तक हमको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह नहीं समझे हैं। तो आपको लगता है सिर्फ साइंस या साइंस के अलावा हमारे अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं? वो आपके एक्सपीरियंस हमेशा पर्सनल होते हैं, उसको यूनिवर्सल नहीं होते। यूनिवर्सल नहीं होते। हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस पर्सनल हो सकते हैं। ये तो आप कोई भी ड्रग्स कर लोगे तो आपके एक्सपीरियंस आपको कुछ नॉर्मल से अलग ही दिखेंगे, तो वो आपका लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप उसको यूनिवर्सल नहीं बता सकते। आप कह रहे हैं कि जैसे साइकेडेलिक या दवाइयां लेके इंसान लाइफ आफ्टर जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है टॉक्सिकेशन करके, अगर आप अल्कोहल ले लो या ड्रग्स ले लो या जो भी ले लो, वो लेकिन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई दारू पी के बहुत जबरदस्त नाचता है, कोई दारू पी के इंग्लिश बोलने लगता है, कोई दारू पी के गटर में गिर जाता है, तो सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सली दारू पी के आदमी गटर में ही गिरेगा। वो रिलीजन हो गया, फिर वो एक आपका बिलीफ हो गया कि ऐसा ही है, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा होता है। अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, वो बहुत नहीं, सब साइंटिस्ट ऑलमोस्ट ये एग्री करते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न है इस यूनिवर्स में, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें वो कोडिंग है, जैसे हमारे डीएनए एक कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हम बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि ये खुद ब खुद कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। अगर वो पॉसिबिलिटी आप हटा रहे हो, हालांकि आप तो दोनों तरफ हो, आप कहते हो आई डोंट नो, आप वो वाला स्टैंड ले रहे हो, एग्नोस्टिक वाला, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपकी पॉसिबिलिटी अगर वो थोड़ी वो जो बचती है ना मानने की, तो मैं आपको उसमें मैं ये उस पे इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं। नहीं, चलो एक हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि चलो गॉड है, एक कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने ये डिजाइन किया है, इसका कोई डिजाइनर है, ठीक है, चलो है, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस डिजाइनर ने हमसे कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं किया है। तो अगर
तो फिर हम दूसरे की पर्सनल एक्सपीरियंस को वैलिडेट कैसे करें कि तुम्हारी जो फिलॉसफी है वही सही क्यों है, ओके, ये वैलिडेशन हम तुम्हें क्यों दें? ठीक ठीक। ये वैलिडेशन तो जिसने डिजाइनर है वही वैलिडेट कर सकता है। तुम आके मुझे एज अ थर्ड पर्सन बोलोगे कि अरे मुझे डिजाइनर ने डायरेक्टली बोला है कि मेरा वाला ही सही है। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस यूनिवर्स को आप देखो, इंसान के स्ट्रक्चर को आप देखो, ब्रेन को या डीएनए को या बाकी चीजों को देखो, तो क्या जैसे एक मर्डर होता है, मर्डर हम देखते नहीं, मर्डर तक कैसे पहुंचा जाता है कि कौन है कातिल, किसने मर्डर किया, हमारे पास कुछ छोटे छोटे एविडेंसेस होते हैं, मतलब कुछ चीजें मिलती है हमें, एक चेन को, एक धागे को सुलझा के, डोर को सुलझा के, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर हम कातिल तक पहुंचते हैं। हाँ। तो ऐसे ही ये जो दुनिया है, इससे आपको नहीं लगता है कि इस सारे को टोटलिटी में देख के इसके पीछे कोई कॉन्शियसनेस होगी? तो वही हो गया कि आप किसी को, जो जज है वो मर्डर तब प्रूव होता है जब एग्जैक्ट प्रूफ सामने होते हैं। सही। या तो फिर अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस में किसी को अगर फांसी पे चढ़ा दोगे तो चांसेस है कि कोई मासूम आदमी भी उसमें फंस सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें लगाओगे तो हो सकता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान की जो अच्छी फिलॉसफी है वो इस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे चढ़ जाएगी सूली, और आप कोई बुरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अपना रिलीजन बना के आप एंजॉय करोगे और बुरी चीजें कर दोगे। सही। ओके, अच्छा, अब मोरालिटी का जो है इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब अगर गॉड नहीं है तो कोई शख्स है, कोई इंसान है, वो अच्छाई क्यों करे? मैं मिसाल के तौर पे रिलीजियस लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमें मौका मिला गलत करने के लिए, किसी का पैसा खाने के लिए, रेप करने के लिए, या कुछ भी मौका है उनके पास जहां वो फंसेंगे भी नहीं, लेकिन वहां पे उनको सिर्फ गॉड ही रोक सकता है कि वो डरेंगे खुदा से। अगर गॉड की मुझे लगता है हटा दोगे, तुम्हारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो तुमको रोक लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अलग अलग केमिकल्स रिलीज करता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मोरालिटी नहीं भी रखोगे ठीक, तो भी आपका जो नेचुरल बीइंग है ओके, वो आपका ब्रेन इस कैपेसिटी में है कि वो ज्यादातर अच्छे काम ही करेगा। अगर आप रिलीजन, सर्कमस्टांसेस सब हटा दोगे और एक नॉर्मल आदमी को नॉर्मल बंदे के सामने बिठा दोगे तो उसका पहला रिएक्शन झापड़ मारना नहीं होएगा, उसका पहला रिएक्शन हेलो बोलना ही होएगा ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ टाइम। कुछ एक्सेप्शनल साइकोपैथ होते हैं, नहीं, साइकोपैथ होते हैं वो इसलिए हो गए क्योंकि हमारी फिलोसफीज ने उनको ट्रिगर किया हुआ है। मैं बोलना चाह रहा हूँ एट अ वेरी ट्राइबल लेवल, कि आप समझ लो आप पहले इंसान हो दुनिया के आए हो और मैं पहला इंसान हूँ दुनिया में आया हूँ, तो मैं क्यूरियोसिटी में आपको हेलो ही बोलूंगा, झापड़ नहीं मारूंगा। मगर उसके पीछे ये बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी में अगर आप लोगों को देखो तो वो तो रिलीजियस है, तो वो रिलीजियस है ना हाँ, majority। लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है ना, तुम्हारा एक जैसा रिलीजन तो नहीं है, 300 रिलीजन है और सबका एक्सपीरियंस अलग है। अगर सबका एक्सपीरियंस अलग, लेकिन मोरालिटी, इथिक्स उनकी तो सेम है ना? नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे रिलीजन्स की मोरालिटी अलग है। देखो, हिंदू धर्म में सच बोलना है, आप भी मानते हैं, सच बोलो, हिंदू धर्म ने भी सिखाया, बुद्धिज्म ने भी सिखाया सच बोलना, इस्लाम ने भी सिखाया, क्रिश्चियनिटी ने भी, तो कॉमन हुई ना ये बात। ये तो नॉर्मल इंसान की ट्राइबल फिलॉसफी है कि अगर आप सच बोलोगे तो आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं मैनिपुलेशन वाले वो रिलीज नहीं होंगे। अच्छा। और आपके सिंपल केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन कम होगी ब्रेन में, क्योंकि आपको सिर्फ सच बोलना है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको 100 नई डेटा अपने ब्रेन में डालना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा किसको क्या बोला गया है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। अगर मौका मिले कि वो झूठ बोले और झूठ बोलने से उसको करोड़ों का फायदा हो रहा है, तो अगर खुदा का कंसेप्ट नहीं है तो वो वहां झूठ बोले और कहे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, झूठ बोले, उसको क्या, उसको कौन सी पीछे से चीज है जो उसको वो रोकेगी कि आप झूठ मत बोलो, अगर वो बच जाए वहां पे पर उसका फायदा भी हो। पर मुझे लगता है कि खुदा के कंसेप्ट के बाद भी लोग झूठ बोल रहे हैं। खुदा का कंसेप्ट को यूज करके ही झूठ बोल रहे हैं। खुदा ने झूठ बोले हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो ना बोलते हो, खुदा ने ही झूठ बोले। आप जितने भी रिलीजियस प्रॉफिट्स ले लो उन सब ने झूठ बोले। अच्छा, आप बोलते हो उनका जो दावा है, जो एक्सपीरियंस है, आप उसको बोलते हो। तो जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं वो तो बोल देते हैं कि माया है। हाँ सही, अच्छा, ठीक। तो मतलब आपका कहने का मतलब है खुदा होने के बावजूद इतनी पुलिस है, आर्मी है जो कंट्रोल कर रही है, झगड़े हैं आपस में, झूठ बोल रहे हैं, मिलावटें कर रहे हैं,
भगवान का तस्वर कंसेप्ट होने के बावजूद भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रोक रही है पुलिस और सिस्टम ही रोक रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो फिलोसफीज हैं ये पूरी तरह 100% वर्क नहीं करती है। ऑल पावरफुल फिलोसफी नहीं है ये। जो इसका दावा किया जाता है ये ऑल पावरफुल ऑल नोइंग फिलोसफी है जो इंसान को एकदम चेंज कर देती है, तो वो सोसाइटी को तो चेंज नहीं कर पा रही है क्लियरली। और आपको क्या रिलीजन तो बहुत सारे, लेकिन प्रैक्टिकली चल भी क्या रहा है यहाँ पे? प्रैक्टिकली यहाँ सेक्युलरिज्म या प्रैक्टिकली यहाँ पे पुलिस सिस्टम हमने खड़ा किया है ताकि चोरों को, अगर ये सिस्टम हटा दे, खुदा का कंसेप्ट होने के बावजूद भी मारधाड़ एक दूसरे को काट मारता है। बिल्कुल होगी और उसके नाम पे होगी और हो भी रही, उनके नाम पे होगी और हो भी रही है। और बहुत सी ऐसी ट्राइबल्स हैं जिनके पास शायद खुदा का कंसेप्ट ही नहीं होगा। जैसे हमारे इंडिया में सेंटिनल आइलैंड है, किसी को नहीं पता रहेगा ये, लेकिन पूरी इंसान को पता ही नहीं है कि उस आइलैंड में कौन रहता है और वो लोग किसको मानते हैं और वो लोग क्या उनका प्रोसेस है। वो 2000 लोग कुछ हैं उस आइलैंड में, बाहरी दुनिया ने उनसे कभी कनेक्शन नहीं किया है और हमें नहीं पता है, तो वो लोग कैसे जी रहे हैं? हो सकता है उनके पास भी कोई रिलीजन हो, उन्होंने खुद का कोई एक रिलीजन बनाया रहेगा, उनका खुद का कोई एक रिलीजन होगा जो हमें नहीं पता है। लेकिन दूसरों रिलीजन के हिसाब से तो वो गलत है। तो आप ये हुई यहाँ तक। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि कोई माने या ना माने, अगर मान लो कोई जन्नत जहन्नम हुई तो खुदा इस चीज पे सजा देगा क्या? भगवान खुदा पर ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ही क्या है, अगर खुदा को मुझे जन्नत देनी है या फिर अगर मुझे जहन्नुम भेजना है तो अगर वो मेरा टेस्ट ले रहा है तो मुझे सिलेबस तो बताएगा। और सिलेबस एक ही होगा ना, 50 अलग अलग किताबों में बोलेगा कि भाई अब तुम डिसाइड करो कि टेस्ट में कौन सा दूंगा और किताबें तुम ये वाली पढ़ लो। तो 50 किताबें, 50 नहीं 300 किताबें हैं और ज्यादा हजारों किताबें हैं। तो इतनी उम्र भी नहीं है पढ़ने आपका? नहीं, ये तो बाय लक बाय चांस वाला सीन है। मुझे नहीं लगता कि खुदा अगर कोई इतना ऑल पावरफुल डिजाइनर है वो तुमको बाय चांस चीजें बोलेगा कि तुम बाय चांस फिगर आउट करो। मतलब हमारी बायोलॉजी है, हमारा एनवायरनमेंट है, फिर कौन किस जगह से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन अपब्रिंगिंग कैसी है, बिल्कुल। तो सारी हिंदू घर में पैदा हुआ वो हिंदू बनेगा, मुसलमान घर में। सिंपल आइडिया है, सेंटिनल आइलैंड मैं तुमको बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार में सेंटिनल आइलैंड है, उस तक ना कुरान पहुंची है, ना गीता पहुंची है, ना बाइबल पहुंची है, तो वो उस बेचारे का टेस्ट कैसे होगा? और क्या उसकी गलती है कि वो वहां पैदा हो गया? और हम अगर खुदा को पता रहता कि कुरान ही सबसे सही किताब है तो फिर खुदा फिगर आउट करता कि उस आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं उस तक मेरा मैसेज कैसे पहुंचेगा। अभी तक तो पहुंचा नहीं। मगर ये रिलीजियस लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उनमें मोरालिटी खुदा ने रखी है और उनमें भी कोई ना कोई रसूल या प्रॉफिट आया हुआ है, लेकिन उसको अपनी तरीके से जज किया जाएगा। ऐसे जिन तक पहुंच जाए मैसेज, उन्होंने रिजेक्ट किया, उनको सजा मिलेगी। नहीं तो फिर हम तक मत पहुंचाओ मैसेज। आप तक पहुंच चुका है ना? नहीं पहुंचा। आप मतलब कुरान हम आजू बाजू पड़ी रहती है, खुदा ने मेरे अंदर ये मोरालिटी डाली नहीं है कि एक बार कुरान उठा के पढ़ लो, नहीं डाली तो खुदा तो मेरी मोरालिटी के हिसाब से मुझे जज करेगा। खुदा ये थोड़ी ना बोलेगा कि तुम अपने पड़ोसी क्या नहीं गए, कुरान नहीं पढ़ी, मेरे घर तक, मेरे हाथ तक, मेरे आंखों के सामने नहीं आई तो नहीं पढ़ी। तो ये गलत है क्या? ठीक, ओके, चलो। और अच्छा, रूह के बारे में, सोल जिसे कहते हैं, ठीक, आत्मा, आपको लगता है कि हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं या हमारे अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है या हम वो सोल जो है, सोल की वजह से हम लिविंग बीइंग्स हैं या इंसान हैं? मुझे लगता है सोल सिर्फ गुलजार साहब के लिए बनाई गई है। बढ़िया कहानी और गानों में एक रोमांटिसाइजेशन है। आत्मा सोल ही को बोलते हैं ना? आत्मा सोल को बोलते हैं, रोमांटिक वर्ड है जी, गानों में अच्छा लगता है, लिंग्विस्टिकली ठीक है, सुंदर शब्द है, पोइट्री के हिसाब से सुंदर है। और वो सिर्फ एक इंसान की डिस्क्रिप्शन बताता है कि आपको अगर पूरी तरह प्लेन बना दिया जाए तो आपके जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रिएक्शन क्या है, वो एक तरह से उसको आत्मा की उस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है रूह के हिसाब से। पर वो मुझे लगता है एक पोएटिकल वर्ड है। वो एक्चुअल में कोई चीज, कोई एक एंटिटी नहीं है इंसान की बॉडी। नहीं।
तो जैसे हिंदुइज्म में जब आप योगा करते हो जी तो बोलते हैं कि चक्र हैं, आपके चक्रा हैं, 7 चक्रा हैं, पर वो चक्रा एग्जिस्ट नहीं करते, वो रियलिटी नहीं है। ओके वो सिर्फ आपका बिहेवियर पैटर्न है ओके कि अगर आपका थ्रोट चक्रा जो है अगर वो खुला हुआ है ठीक तो फिर आप अच्छी बात ही बोलोगे, ओके आप गाना अच्छा गाओगे, ठीक आपके मुंह से अच्छी चीजें निकलेंगी, पर वो एक्चुअल में कोई चक्रा यहाँ पे है नहीं, अच्छा वो एक इमेजिनरी बनाई हुई पोएटिक चीज़। वर्ड है। वैसे आप हाँ, योगा भी करते हैं, describe- सिखाते भी हैं शायद। हाँ, मैं योगा सिखाता हूँ, अच्छा अच्छा पर मेरे लिए योगा जो है एक फिटनेस है। ओके और इसका कोई रिलीजन से लेना देना? शुरुआत इसकी हिंदुइज्म से ही हुई थी। ओके पतंजलि जो ऋषि थे, जी लोग कहते हैं शिवा पहला योगी था, पर शिवा था या नहीं था वो भी हमें नहीं पता है। तो हिस्टोरिकली हाँ, हिस्टोरिकली ये कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, लेकिन हाँ पतंजलि ऋषि जो थे वो फैक्चुअली प्रेजेंट थे। उन्होंने इस फिटनेस की जो रिजीम है इसको आगे बढ़ाया और फिर बहुत अच्छे अच्छे इस पे साइंटिफिकली काम हुआ अपने अपने लेवल पे, और आज ये ग्लोबली फैला हुआ है। तो रिलीजन जो है ये निकला रिलीजन से ही है, पर आपको आप चाहे नास्तिक हो चाहे कुछ भी हो, ये एक फिटनेस रिजीम है। ओके जैसे क्रॉसफिट हो गया समझ या गया। आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जैसे गया। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हाँ, क्रिकेट खेल रहा तो है, ये फिटनेस है, फिटनेस है। मेरे लिए ये फिटनेस है। ओके सो उसमें भी मतलब इंसान फिट रहता है क्रिकेट खेलते वक्त। तो बहुत सारे लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि कहते हैं कि जब आप योगा करोगे और मेडिटेशन करोगे तो आपको सुपर नेचुरल चीज़ें नजर आएंगी, आप पे वो गॉड रिवील करेगा या आपको आप सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगी, साल्वेशन मिलेगी, या इसको कैसे लेते हैं, इसको कैसे क्या मुझे लगता है कि जब आप योगा करते हो या कोई भी फिटनेस का काम करते हो जी तो आपके ब्रेन में केमिकल्स जो हैं वो अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं, चाहे वो न्यूरो साइंस के हिसाब से आपके सेरोटोनिन्स जो है वो रिलीज होते हैं, डोपामिन आपके बैलेंस होते हैं, तो आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है। ठीक ठीक तो इसमें से आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अगर 15 साल मैंने योगा किया तो मुझे खुदा मिल ही जाएगा, जी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक ये भी गारंटी नहीं है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप योगा करोगे तो आपकी मोरालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर चांसेस हैं कि आपके जो ब्रेन में केमिकल्स हैं वो अच्छे रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, आपकी टॉक्सिसिटी जो बाहर निकलेगी, तो चांसेस हैं कि आपको मौका अच्छा मिलेगा और आप उस मौके से आप आगे और अच्छे काम कर सकते हो। बस तो कंक्लूड ये हम ये कर सकते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ आप इंसान खुद बनाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर्पस ऑफ लाइफ के लिए। हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर, कोई फैमिली को पाल सकता है। हम मोरालिटी हमारे अंदर से और सिस्टम में हम बनाते हैं, और गॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। देखिए, मोरालिटी जो टॉपिक है वो सबके पर्सनल व्यूज हैं। कोई बोलता है कि एलजीबीटी जो है वो मॉरली गलत है, जो केस हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हार्मलेस है तो क्या गलत है, वो इंसान की अपनी खुद की चॉइस है। वो अगर हमें तो कोई हार्म नहीं कर रहा है वो, तो फिर वो क्या, तो मॉरली मेरे हिसाब से तो मॉरली वो सही है, लेकिन दूसरों के हिसाब से नहीं है। तो ये कैसी मोरालिटी है? ये मोरालिटी भी किसी भी रिलीजन की सब्जेक्टिव है, सबकी मोरालिटी सब्जेक्टिव है। और रिलीजन्स ट्राई ये करते हैं कि हम एक झुंड बना ले और सबकी मोरालिटी एक जैसी कर दें। सही। और एंडिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि बिलीव जो वर्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है गॉड का या फिर पर्पस ऑफ लाइफ, वो बिलीव के ऊपर है कि हम क्या बिलीव कर रहे हैं। मुझे लगता है बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिलीव होना चाहिए इंसान में, तभी आपको पर्पस मिलेगा लाइफ का। लेकिन आपको ये बिलीव जरूरी नहीं है होना चाहिए कि मैं सुपर पावर का दोस्त हूँ या मुझे उसकी दोस्ती कैसे बननी चाहिए। ये बिलीव जो है ये एक हाइपोथेसिस है और रिलीजन्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन आप बिलीव रखो, बिलीव ये रखो कि हम जीवन बहुत अच्छा जिएंगे, बिलीव रखो कि हम सुपरस्टार बन जाएंगे, तो क्यों नहीं बनेंगे। आप बिलीव रखोगे तो
पॉसिबिलिटी है आप- कि आप करोगे। आपका कहने का मतलब बिलीफ होना बहुत जरूरी है, हाँ। बिलीफ पे ही हमारी बेस टिकी हुई है। हाँ। लेकिन बिलीफ रैशनल होना चाहिए, हाँ। जिसको हम जस्टिफाई कर पाए साइंटिफिकली। वो आप बोलने हाँ। की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए बिलीव होना चाहिए। फेथ और बिलीव में थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्क है। फेथ जो होता है वो हमेशा ब्लाइंड होता है, ओके, क्योंकि फेथ आप ऐसी चीज पे कर रहे हो जिसका आपको आउटकम पता ही नहीं है, ठीक। तो वो फेथ हमेशा ब्लाइंड होता है। लोग बोलते हैं कि फेथ अच्छा है, ब्लाइंड फेथ खराब है। मेरे हिसाब से फेथ हमेशा ही ब्लाइंड है। ओके फेथ कभी भी एक्चुअल फैक्चुअल नहीं है, वरना वो फैक्ट हो जाएगा। जी। बिलीव बेसिकली क्या है कि आप एक गोल बनाते हो जिसको आपको लगता है कि आप अगर उसको अचीव करोगे तो आपको अच्छी फीलिंग्स होंगी। बिलीफ। बिलीव जो वर्ड है। और फेथ वो है, फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ईगो अटैच हो जाता है उसमें, कि ये बिलीव नहीं है, ये मेरा फेथ है, और तुमने अगर इसको हर्ट किया तो मेरा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है बिलीव एक बहुत पावरफुल वर्ड है, और फेथ जो है वो एक इररेशनल वर्ड है। हाँ, तो बिलीव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बहुत सारी चीजों में बिलीव होना चाहिए। हमारा एग्जिस्टेंस है, ये रियल है। आप यहाँ बैठे हो, ये रियल है। मैं यहाँ बैठा हूँ, रियल है। हमारा बिलीव है कि हमारी दोस्ती जो है वो 50 साल चलेगी, ये बिलीव है हमारा, और इस पे हम काम करते रहेंगे ताकि हमको होप मिलेगा। लेकिन क्या हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि हम में से किसी एक का खुदा सही है और हम एक जन्नत में जाएगा, एक जहन्नुम में जाएगा? ये फिर बिलीव नहीं है, ये फेथ है आपका। ये फेथ है और इररेशनल है। इररेशनल है आपका कहने का मतलब है। फेथ जो है वो इररेशनल है, वो हमारा पर्सनल होता है, पर्सनल है। और जो बिलीव है वो होना चाहिए। क्योंकि मैं क्रिकेट में 6 लगा सकता हूँ, बैटिंग करने जाऊंगा, या मुझे गोवा जाना है या अमेरिका जाना है, मुझे मेरा बिलीफ है अंदर से कि मैं पहुंचूंगा वहां। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, इससे मोटिवेट होता है, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन अच्छी चीज है, मोटिवेशन अच्छी। और लाइफ पे जीने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका बिलीफ के साथ ये भी है कि बिलीफ आपको जो है वो एक इंटेंशन देता है, और इंटेंशन के साथ आपको मैनिफेस्टेशन देता है। ठीक ठीक ठीक। तो इंटेंशन को आप, लाइफ का पर्पस ही ये है कि अपना इंटेंशन रखो और उसको फिर मैनिफेस्ट करो और फिर उसको अचीव करो। ठीक ठीक ठीक। चलो, थैंक यू। थैंक यू। आप आए और मिले मुझसे, बिल्कुल, और आपने अपने ख्याल हमारे साथ बांटे, शेयर किए। बिल्कुल।